देवेंद्र बाबू हमारे लिए उन चंद नेताओं में बिहार में हैं जो चाहे जिस दल में रहें, जिस विचारधारा के साथ रहें, जिस नेता के साथ रहें, समाज में ज्यादातर लोग ऐसे ही होंगे जो कहते हैं कि ये आदमी अच्छे हैं। प्रशांत जी के अभियान के साथ है। प्रशांत जी जहाँ जाएंगे वहाँ साथ देखिएगा। बनाने के प्रयास में हम लोग अपना योगदान करेंगे। मेरे लिए देवेंद्र बाबू किसी पार्टी के नेता नहीं है। जाति में की तो चर्चा करना ही बेकार है। देवेंद्र बाबू हमारे लिए उन चंद नेताओं में बिहार में हैं जो चाहे जिस दल में रहें, जिस विचारधारा के साथ रहें, जिस नेता के साथ रहें, समाज में ज्यादातर लोग ऐसे ही होंगे जो कहते हैं कि ये आदमी अच्छे हैं। और जन स्वराज की जो सोच है उसका पहला ही सूत्र है सही लोग। वो लोग चाहे कहीं भी हो, वो चाहे किसी व्यक्ति के तौर पर आप उनको जानते हो, किसी विचारधारा के ध्वजवाहक के तौर पर उनको जानते हैं, किसी दल से जुड़े हुए व्यक्ति हो या गैर राजनीतिक लोग हैं, समाज ने जिनको भी अच्छा कहा, ये जन स्वराज की हमारी जिम्मेवारी है कि मैं उनके घर पर, उनके दरवाजे पर जाऊं, उनको समझाऊं। भी मुलाकात हुई और ये मेरे बड़े भाई जैसे ही हैं और ये कोई प्रशांत किशोर का दल नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, जन स्वराज नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। ये इस व्यवस्था को बनाने वालों में सबसे अग्रणी भूमिका अदा करने में अपने साथियों के साथ मिलकर बिहार में वो स्थिति बदले, बिहार में लोगों की स्थिति बदले, उसमें ये योगदान करना चाहते हैं। और जन स्वराज प्लेटफॉर्म के तौर पर देवेंद्र जी को अपने साथ पाकर हम लोग अपने आप को धनी और बेहतर समझते हैं, अपने आप को धन्य समझते हैं। आप आए और है जिनकी ताकत है, हमारी क्षमता हो या न हो, जिनकी क्षमता है उनको जोड़ लेंगे तो अपने आप क्षमता बन जाएगी। इसीलिए आप देख रहे हैं कि 2 बरस से पैदल चल रहे हैं और गांव में कोई एक साधारण व्यक्ति भी कोई कहता है कि ना भैया ये आदमी बहुत अच्छा है, मिठाई का दुकान चलाते हैं लेकिन समाज के लिए जीने मरने वाले आदमी हैं, तो उनके दरवाजे पर भी जाता हूँ और माननीय देवेंद्र जी जैसे बड़े लोगों के पास और बहुत सोचने समझने के बाद इन्होंने निर्णय लिया है। मैं फिर से आपका और आपके साथियों का आभार व्यक्त कर रहा हूँ और प्रेस के, मीडिया के भाइयों को ये कह रहा हूँ, ये बिल्कुल ही न लिखिए कि जन स्वराज देवेंद्र बाबू अपने साथियों के साथ जन स्वराज में जुड़े। देवेंद्र बाबू अपने साथियों के साथ जन स्वराज बनाने के इस कारवां के ध्वजवाहक के रूप में आ रहे हैं। जन स्वराज को 2 तारीख को बनेगा, तो अब आज से जन स्वराज बनाने वालों में जैसे आप प्रशांत किशोर का नाम लिख रहे हैं, उससे आगे बढ़कर आपको देवेंद्र जैसे हजारों लोग इनके नेतृत्व में वो अच्छी मिट्टी हैं, जिनको हम भी थोड़ा सा हाथ लगाएंगे, इनके साथ कंधा लगाएंगे तो इनकी तो खुद की ताकत है, तब तक आकर बढ़िया गला बनेगा। तो मैं आप दिल से आपका आभार व्यक्त कर रहा हूं, आपके साथियों का, जिनसे मेरा व्यक्तिगत अभी परिचय इतना नहीं है, मैं उनसे माफी भी चाहता हूं कि आपका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये मैं मान के चल रहा हूं कि जैसे आप ये मान रहे हैं कि जन स्वराज में जो प्रशांत जी के साथ जुड़ा हुआ है तो अच्छा ही आदमी होगा, तो मैं भी ये मान ऐसा समता मूलक समाज बने। अपने जीवन काल में हम एक ऐसा भी बिहार देखें जब हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग रोजी रोजगार करने के लिए बिहार में आए, तब हम लोग मानेंगे कि जयप्रकाश और लोहिया का सपना पूरा हुआ। बिहार में समता मूलक समाज की स्थापना हुई, जहां हम लोग के बच्चे पढ़ाई और रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जा रहे हैं। हम लोग मिलकर वो व्यवस्था बिहार में बना रहे हैं कि किसी गरीब का, किसी वंचित का लड़का अगर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात में भी पीछे छूट गया हो, उसको भी लगे कि हम बिहार जाकर एक समता मूलक समाज का हिस्सा बन सकते हैं। इस सपने को लेकर ये प्रयास शुरू किया गया है और आप जैसे लोग इसमें आ रहे हैं, आप इसको आशीर्वाद दे रहे हैं, ये हम लोग के लिए गौरव की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी बात है, लेकिन अलग अलग टीवी चैनलों पे जो आपका दावा है 25 में पूर्ण बहुमत का, कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? क्योंकि मेरे भाई ऐसा है, हम मजबूत नहीं हो रहे। बिहार की मजबूत जनता विकल्प के अभाव में जो अनपढ़, मजदूर और गरीब बना दी गई है, वो खड़े हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले आपने देखा यहाँ कोई 10-15 हजार महिलाएं
महिला नेत्री बिना पुरुषों के साथ अपने से चलकर आई, ये अपने आप में अद्भुत घटना है। हम भी बिहार की राजनीति को देखते रहे हैं। 15,000 महिलाएं पूरे बिहार से चलकर आकर बापू सभागार में बैठ जाएं, राजनीति की चर्चा करने के लिए, आंदोलन के लिए नहीं, वजीफा के लिए नहीं, मानदेय के लिए नहीं, राजनीतिक भागीदारी के लिए। और आपने देखा महिलाओं ने खड़े होकर क्या कहा। मैंने उनसे पूछा खड़ा करके कि लालू जी का राज चाहिए, नीतीश का राज चाहिए, मोदी जी का चाहिए कि जनता का राज चाहिए। 70% लोगों ने कहा जनता का राज चाहिए। और जन सुराज का मूल मंत्र भी है कि जब जनता का राज चाहिए तो प्रशांत किशोर के पीछे नहीं चलना है, प्रशांत किशोर को नेता नहीं मानना है। अगली बार चुनाव में जिन नेताओं ने आपके बच्चों को ठगा है, अनपढ़ मजदूर बनाया है, उनको वोट नहीं देना है। और वोट इस बार नेता और नेता के बच्चे को नहीं, अपने बच्चों के चेहरा को देखकर देना है। इतना ही मंत्र है। और इसी को देखकर आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। और आपने कहा दावे की बात, तो भैया दावा कुछ नहीं, जन बल के आगे कोई बल नहीं। मैंने आपको कहा कि जन सुराज, लोगों ने पूछा कितना सीट आएगा, किससे गठबंधन कीजिएगा, तो हमने बताया हम लोगों ने 2 बरस पैदल चल के बिहार का सबसे बड़ा गठबंधन बनाया है। 1 करोड़ जनता ने मिलकर ये दल बनाने का गठबंधन किया। इससे बड़ा कहाँ गठबंधन पाओगे। फिर लोग पूछते कितना सीट जीतोगे, तो हमने कहा या तो अर्श पर मरेंगे या फर्श पर मरेंगे, बीच में नहीं लगते। लोगों को बात समझ में आई तो इतनी सीट आएगी कि आप गिन नहीं पाओगे। और न समझ में आई किसी वजह से, तो हम लोग वो लोग हैं जो अगले 5 वर्ष फिर पैदल चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन संकल्पित हैं कि बिहार को सुधारे बगैर मानेंगे नहीं। 2 बरस लगे या 10 बरस लगे, पीछे हटने वालों में से नहीं है। जब हम चलना शुरू किए थे तो लोगों ने कहा 2-4 महीना चलेगा, कोई कहा साल भर चलेगा, 2 बरस हो गया। अब लोग कहते हैं भैया कितना दिन चलिएगा। हम नहीं थके हैं, लोग थक के देखते देखते कितना दिन चलिएगा। अभी हम 60% बिहार चले हैं। 2 अक्टूबर को दल बनेगा, उसके बाद भी चलते रहेंगे, तब तक चलते रहेंगे जब तक बिहार के एक एक जनता को जाकर ये बता ना दें कि तुमको अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार की चिंता करनी है। किसी नेता जाति धर्म की बात छोड़ो, मंदिर मस्जिद की बात छोड़ो, देश समाज सबकी चिंता छोड़ो। एक बार अपने बच्चों की चिंता करो, एक बार अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों के लिए रोजगार इकट्ठा करो। इसकी लड़ाई है और इसको रुकेंगे नहीं। भैया ऐसा है, आप लोग को रोज ये सवाल का जवाब देते देते थक गए, लेकिन आप मानिएगा नहीं। आप ये बताइए कि अभी रुपौली में उपचुनाव हुआ, रुपौली में विधानसभा का उपचुनाव हुआ। जातिगत समीकरण के हिसाब से यहाँ पर आरजेडी ने जिन महिला को टिकट दिया, लोग बताते हैं कि उनकी जाति के करीब 40,000 लोग उस विधानसभा क्षेत्र में हैं। आप लोग का ऐसा दावा है जो कि बिल्कुल गलत है कि जितने मुस्लिम और यादव समाज के लोग हैं वो भी आरजेडी के बंधुआ मजदूर हैं। अगर इन तीनों समाज के लोगों को जोड़िएगा तो रुपौली विधानसभा में 1,10,000 वोट होता है और आरजेडी के प्रत्याशी को वोट आया 30,000। जदयू को देख लीजिए, आप लोग बताते हैं नीतीश कुमार को अति पिछड़ा का मसीहा, मतलब इनकी दशा देख लीजिए, खड़ा किए कलाधर मंडल जी को, और उन सारे अति पिछड़ा के कम से कम 1,20,000 रुपौली में वोट है। वो आए दूसरे नंबर पर। जीता कौन? हम नहीं जीते, धनसुराज नहीं जीता है। एक सामान्य आदमी, ऐसे वर्ग का आदमी जीता है जिसके जाति के सिर्फ 8,000 लोग वहां रहते हैं। और आप कह रहे हैं जातीय का सब समीकरण कहाँ गया जाति, कहाँ गई जाति, आप बताइए। एक एक करके आप सुनिए। आज इस परिवार का हिस्सा बन रहे देवेंद्र जी, हमको तो आप लोग सवाल पूछते पूछते हमारे गला में गांठ पड़वा दिए। अब देवेंद्र जी से पूछिए। सुनिए, हमने देवेंद्र भाई साहब से कहा कि आपके आने का सबसे बड़ा फायदा हमको ये है कि हम जितना पब्लिक का सवाल है वो आप जवाब दीजिएगा, हम शांति से पैदल चल सकते हैं। एक सवाल आपसे जी, आप
शुरू से ये कहते रहे हैं कि बिहार की जनता ने जिसको चुना प्रतिनिधि के रूप में, MP MLA के रूप में, या जो सरकार में रहे, उससे बिहार की जनता को सवाल करना चाहिए कि उन्होंने बिहार के लिए क्या किया। आप ये सवाल उठाते रहे? नहीं, सवाल ये नहीं करते। हाँ, तो नहीं, आप ये कहते रहे हैं कि जो चुने गए या जो सरकार में रहे वो बिहार की व्यवस्था और बिहार के लोगों को तरक्की के लिए अपेक्षाकृत काम नहीं हो पाया, इसीलिए एक व्यवस्था। ना, आप पूरा जन स्वराज अभियान को आप कभी देखे ही समझे नहीं। हम जो बता रहे हैं, हम तो उल्टी बात बता रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जिन लोगों ने भी बिहार में सत्ता का सुख भोगा, जिनको भी आपने हमने मिलकर चुना, जिन्होंने भी यहाँ सरकारें चलाई, उन्होंने जो काम किया या करने का दावा करता है, सबको सही मान लीजिए। ये मान लीजिए कि 40 वर्ष कांग्रेस ने यहाँ बहुत अच्छा शासन चला लिया। ये भी मान लीजिए कि 15 वर्ष में लालू जी के राज में गरीब को, पिछड़े को, वंचित को आवाज मिल गया। यही तो दावा है उनका, मान लीजिए। ये मान लीजिए कि नीतीश के राज में सड़क, बिजली, पानी आ गया। लेकिन अगर सबके काम को, दावे को सही मान भी लीजिएगा, तो इस बात से कोई इनकार तो कर नहीं सकता है कि पूरे देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा बेरोजगार, सबसे ज्यादा भुखमरी वाला राज्य बिहार ही है। इसका मतलब है कि जिस रास्ते पर चलकर 75 वर्ष में हम लोग देश में सबसे गरीब और पिछड़े से एक पैगाम के ऊपर नहीं गए, तो ये रास्ता तो बदलना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि दूसरे देश के दूसरे हिस्सों में भ्रष्टाचार नहीं है, कि वहां का नेता सब हरिश्चंद्र है, या वहां पर देश में कोई दूसरा संविधान है। लेकिन जितनी गरीबी बदहाली बिहार में है, इतनी गरीबी बदहाली और कहीं नहीं है। ये क्यों है? वो इसलिए है कि विकल्प के अभाव में यहाँ पर लोग राजनीतिक बंधुआ मजदूर बन गए। जैसे आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उसी तरह लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट देने का जो तरीका है, उस राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से निकालने के लिए गांव गांव में लोग कह रहे हैं भैया विकल्प होना चाहिए। अब विकल्प बनाने के लिए लोगों के पास साधन नहीं है, पैसा नहीं है, व्यवस्था नहीं है। तो जन स्वराज कह रहा है कि तुम पैसे की चिंता मत करो, तुम साधन की चिंता मत करो, चुनाव की चिंता मत करो। गरीब से गरीब का लड़का भी अगर काबिल है, जज्बा है, तो आप आइए, जन स्वराज का हिस्सा बनिए। पैसा का, साधन का, चुनाव का चिंता जन स्वराज पर छोड़िए और अपने बच्चों के लिए विकल्प नया बनाना है तो खड़ा होइए। यही तो बात कर रहे हैं। सुनिए, आपने जो सवाल पूछा है, हाँ, सवाल पूछा है विकास की बात, और मैं आपसे कहता हूँ किसका विकास, किस कम्युनिटी का विकास, किस एग्रीकल्चर सेक्टर का विकास, किस बाढ़ सुखाड़ प्रवण एरिया का विकास पर ही मैं बोल रहा हूँ। GDP ग्रोथ आप कहते हैं बढ़ गया, बिहार देता है बराबर फिगर। GDP ग्रोथ क्या है? GDP ग्रोथ यदि इस बटले में अपार्टमेंट बन जाएगा ज्यादा, बिल्डर्स लोग यदि ज्यादा अपार्टमेंट बना देंगे, बाइक बिक जाएगा ज्यादा, ट्रैक्टर की बिक्री हो जाएगी शहर में ज्यादा, तो GDP ग्रोथ छलांग मार देगा। GDP ग्रोथ हम जानना चाहते हैं, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ डेवलपमेंट। कंटेंट ऑफ डेवलपमेंट का मतलब है किस कम्युनिटी का विकास। क्या दलित का विकास हो गया? क्या जन पिछड़ा के दबे पिछड़े लोगों का विकास हो गया? क्या एग्रीकल्चर सेक्टर का विकास हो गया? क्या फ्लड प्राउन एरिया जो हमारा 21 जिला है, बिहार की बात कर रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, 21 जिला में आप देख लीजिए अभी बाढ़ का तांडव चल रहा है। आज देख लीजिएगा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सड़क टूट जाती है, पुल टूट जाता है, स्कूल टूट जाते हैं, लोग बांध पर शरण लिए हुए हैं ऊंचे ऊंचे बांध पर। तो फ्लड प्राउन एरिया का विकास नहीं किए तो क्यों तटबंध पर क्यों लोग खड़े हैं? उनको तो कोई आप व्यवस्था करते ना, पुनर्स्थापित करते कहीं पर, विस्थापित करते कहीं पर। कुशहा बांध टूटा उत्तर बिहार का, आपको मालूम है सब। कोसी कहा क्या कहा गया था, पुनर्निर्माण किया जाएगा कोसी अंचल का। मिथिलांचल हो, कोसी अंचल हो या पूर्वांचल हो, चाहे सीमांचल हो, आज देखिए बाढ़ का क्या तांडव चल रहा है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ विकास हुआ किसका? हाँ, विकास हुआ है, मैं सपोर्ट करता हूँ। जो सरकार आई है 34 वर्ष में, 35वां वर्ष अगले साल होगा। विकास हुआ है बेईमान राजनेताओं का, विकास हुआ है बेईमान ठेकेदारों का, बालिया बालू माफिया का, शराब माफिया का। विकास हुआ है बेईमान अफसरों का, भ्रष्ट अफसरों का। विकास हुआ है जो राजनेता है भ्रष्ट, उनका भी विकास हो गया।
विकास तो हुआ है, हम कहाँ करें विकास के लिए हुआ है, लेकिन जो कंटेंट ऑफ डेवलपमेंट है, जो समूह में जाना चाहिए किसी कम्युनिटी को, किसी एरिया को, एग्रीकल्चर सेक्टर को, फ्लड प्रोन एरिया को, उसका विकास आप बता दीजिए, हम मान लेंगे। मैं भटकाया जाता है विकास से लोगों को जात के नाम पर भावना के सब। आपने कहा हाँ पता है, तो उन्होंने इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की, इंक्लूसिव समावेशी विकास। हाँ बोलिए ना। हाँ, तो समावेशी विकास का संकल्प को लेकर वो चल रहे हैं और वो बोलते भी रहते हैं। तो आपके विचार से बिहार में नहीं, जो सड़क बनता है, पुल बनता है, उस पर बोल रहे हैं आप। जो आरोग्य बनता है, सो ये बजटरी प्रावधान है। कोई भी गवर्नमेंट आएगा तो करना ही होगा। बजट में एलोकेशन होता है, उस एलोकेशन को दिखाना पड़ेगा, नहीं तो एजी ऑफिस में आपको बताना पड़ेगा पैसा कहाँ खर्च हुआ। वो तो रूटीन वर्क है, ये तो रूटीन काम है, कोई भी गवर्नमेंट होगी तो करेगी। हम जानना चाहते हैं आपने भी बोला कि पैकेज की चिंता मत करना, तो जनता को आपको बताएंगे। जब प्रशांत जी से पूछा तो वो जवाब दे। फंडिंग कहाँ के है? मेरे भाई, पिछले 2 बरस से आप लोग पूछते पूछते थके नहीं। अच्छी बात है, बिहार के पत्रकारों में भी उतनी ही ऊर्जा है। 2 बरस से आपको बता रहे हैं कि इस पूरे अभियान को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है। पैसा उन लोगों से आ रहा है जिनको पिछले 10 वर्ष में हमने मदद की है, उनको आगे बढ़ाने में अपना कंधा लगाया है। उनके सामने हाथ फैला रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि पैसा दो, ताकि बिहार में गरीब से गरीब के बच्चे को भी आगे बढ़ाया जा सके। पूरे बिहार में कोई आदमी नहीं कह सकता है, कोई माई का लाल, कि 1 रुपया भी उससे किसी ने लिया है, क्योंकि जो लोग यहाँ दल चला रहे हैं वो बालू माफिया, शराब माफिया अफसरों के द्वारा लूटे गए पैसे से चला रहे हैं। हम लोग एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जो लोगों के दिए गए पैसे से वो व्यवस्था चले। 2 अक्टूबर को जब दल बनेगा तब उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? आपने ठीक सवाल पूछा। हम मन से कह रहे हैं कि गरीब से गरीब आदमी भी चुनाव लड़ना चाहता है और उसके सामने बड़ा से बड़ा भू माफिया हो, शराब माफिया हो, तुमको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो पैसा जनसुराज आपको जरूरत के मुताबिक देगा, लेकिन वो पैसा कहाँ से आएगा? वो व्यवस्था आएगा, पैसा आएगा सरस्वती से। हम लोग अपने धर्म में क्या बताते हैं? जहाँ सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी का वास होना ही होना है। तो हम लोग बिहार में ये व्यवस्था बना रहे हैं कि कम से कम 2 करोड़ बिहार के लोग 100 रुपया जनसुराज दल बनने के बाद दें। ये व्यवस्था हम बना रहे हैं। जैसे 2011-12 से पहले आपको नहीं मालूम था कि सोशल मीडिया भी कोई ऐसा हथियार है जिससे राजनीति पर प्रभाव डाला जा सकता है। उसी तरीके से डिसेंट्रलाइज डोनेशन की व्यवस्था आप देखिएगा। 2 अक्टूबर से ऐसी व्यवस्था बिहार में आपको दिखेगी कि बिहार में किसी गांव, किसी कोने में बैठकर आप अपने मोबाइल के जरिए एक स्वच्छ व्यवस्था के लिए पैसा डोनेशन कर पाएंगे, ताकि आप 100 रुपया दीजिए जिससे आपको कल दाखिल खारिज में 10,000 रुपया न देना पड़े। आप 100 रुपया देकर जनसुराज की मदद कीजिए ताकि राशन कार्ड के लिए आपको 2,000 घूस न लगे। आप 100 रुपया जनसुराज को देंगे और जनसुराज से ईमानदार प्रतिनिधि चुन कर आएगा तो कल इंदिरा आवास में आपको 20,000 रुपया घूस नहीं लगेगा। ये व्यवस्था बना रहे हैं। और आपने कहा पैसा कहाँ से? अगर 2 करोड़ आदमी 100 रुपया दे दे तो कितना पैसा हुआ? 200 करोड़। 200 करोड़ रुपया अगर 100 रुपया लोग दे दे तो हो जाएगा। और अभी हम पूरे बिहार की बात नहीं कर रहे हैं। 13 करोड़ लोग बिहार में रहते हैं, उसमें सिर्फ 2 करोड़ लोग को हम कह रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार खत्म करना है तो 100 रुपया साल में दो, 100 रुपया दो। और आप ही बताइए 100 रुपया आप देना चाहेंगे कि नहीं देना चाहेंगे? यहाँ जितना पत्रकार लोग आपसे भी 100 रुपया लेंगे और आप खुशी खुशी दीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि 100 रुपया देने से एक ऐसा नेता चुन कर आएगा जो कि कल होकर आपके बच्चों का हक नहीं मारेगा, लूटेगा नहीं, शराब और भूमि माफिया नहीं बनेगा। प्रशांत जी, आप पर एक आरोप लग रहा है कि आप मुख्य रूप से अभी तक यादव, दलित और बैकवर्ड को साथ लेकर चल रहे हैं, जिसका सीधा फायदा
बीजेपी को होगा आरजेडी के वोट बैंक पर डेंट करने की। बाप रे, तो इतना ना, अभी तक तो आप लोग कह रहे थे कि भैया फॉरवर्ड और वंचित और मुसलमान को छोड़ रहे हैं। कम से कम आप लोग आरोप बदल तो दिए। जब हमने शुरू किया तो आपने कहा कि इनसे तो कोई वंचित, कोई मुसलमान, कोई यादव, कोई पिछड़ा जुड़ेगा नहीं, क्योंकि उस पर तो सब पर हमारा बाबूजी का अधिकार है। अब जब वो लोग छोड़कर जाने लगे तो आप कह रहे भैया खाली यही को लेकर जा रहे हो। समाज का देखिए, जन स्वराज का कोई वोट बैंक नहीं है, कोई जाति विशेष, कोई परिवार इसका वोट बैंक नहीं है। इसका वोट बैंक है बिहार के सामान्य लोग, हर वर्ग का जो सही व्यक्ति है वो जन स्वराज में है, और जो गलत आदमी है वो दूसरे दल में है। बस सीधा आप समझ लीजिए। बनर्जी के साथ आपने लंबे समय तक ममता बनर्जी के साथ आपने लंबे समय तक काम किया, बंगाल के प्रेजेंट कंडीशन पर क्या कहेंगे? देखिए, बंगाल नहीं, मैंने ये बात पहले भी बताई, हमने ममता बनर्जी के साथ ही काम नहीं किया। हमने तो नीतीश और लालू जी को भी 15 में जिताया है, लेकिन 10 वर्ष हमने कई नेताओं को, दलों को जिताकर देखा। दल और नेता के जीतने से व्यवस्था का परिवर्तन हो जाए ये जरूरी नहीं है। उसको देखे, सीखे, समझे, अनुभव किया, और उसके बाद जो पूरी मेरी समझ 10 वर्ष की है उसको लगाकर मैंने जन स्वराज की परिकल्पना, जो मूलतः गांधी जी की सोच से प्रभावित है, उस परिकल्पना को लेकर बिहार आए हैं। और एक ही चीज ताकत है इसकी, ईमानदारी और शुद्धता। जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। ईमानदारी से पैदल चलने की बात कहे हैं तो कर रहे हैं। ईमानदारी से ये कहा है कि हम दल के नेता नहीं बनेंगे, बिहार का कोई काबिल लड़का बनेगा, तो आप देखिएगा बिहार का कोई काबिल लड़का ही बनेगा। ऐसा नहीं कि समाजवाद के नाम पर ढोंग किए, लोहिया जी जयप्रकाश के फोटो पर माला चढ़ाए और अपने बेटा अपने बेटी से आगे दुनिया में किसी को देख ही नहीं रहे, तो फिर कैसा समाजवाद हुआ? कोलकाता में जो जघन्य अपराध हुआ उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे, दुनिया भर की बात नहीं, मैं बोल, आपने सुना नहीं आपने? बिल्कुल, उस कलकत्ता में जो अपराध हुआ है उस पर और इन जनरल भी जो भी गलत हुआ उसकी भर्त्सना कर रहे हैं, लेकिन मैं बिहार से बाहर निकलकर दूसरे मुद्दों में अटकना नहीं चाहता। भाई, मैं केरल नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि बिहार के लोग मुझे क्या कह रहे हैं, भैया आप में काबिलियत है, आप कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, प्रयास जो शुरू किए हैं बहुत अच्छा है, लेकिन छोड़कर जाइएगा मत। क्योंकि हमको तमिलनाडु में भी लोग बुला रहा है, हमको कोई दिल्ली में भी बुला रहा है, कोई महाराष्ट्र में, कोई बंगाल में। हमने ये संकल्प लिया है, बिहार के लोगों को कहा है कि अब 10 वर्ष लगे कि 15 वर्ष, जब तक बिहार को न सुधार ले, बिहार की स्थिति न सुधरे, तब तक कहीं नहीं जाएंगे। अमेरिका भी नहीं जाएंगे, बंगाल भी नहीं जाएंगे। हम लोग विद्यार्थी हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पेपर लीक होता है, समय से एग्जाम नहीं होता है। मेरे भाई, जब आप ये जो पेपर लीक का मामला है, जब आप अनपढ़ लोगों को नेता बनाइएगा, वो लोग पेपर लीक करने वाले खुद माफिया हैं, वही अगर एजुकेशन शिक्षा मंत्री रहेंगे, कितने नेता हैं जो कि खुद अपना कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, तो आप उस व्यवस्था में कैसे ये मानते हैं कि पेपर लीक नहीं होगा? कुछ लोगों का सवाल है, भैया पेपर लीक पर नहीं बोल रहे, नहीं बोलते हैं, आगे भी नहीं बोलेंगे। पेपर लीक होना कोई खबर ही नहीं है तो क्या बोलें? जब पेपर लीक हुए बगैर कोई एग्जाम हो जाता है उस पर टिप्पणी करते हैं। यहाँ तो बिहार में 10 वर्ष में जितना एग्जाम हुआ सब में पेपर लीक हुआ, कितना बार बोले? और कौन लोग पकड़े गए? जो लोग भी दोषी पाए गए वो कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हुए लोग, जो यहाँ के शिक्षा मंत्री रहे, उनके साथ फोटो आया है, और आप कह रहे हैं कि हम नहीं बोल रहे। अब देखिए, आप चला रहे हैं, आंदोलन नहीं, अभियान चला रहे हैं, लेकिन उन नेताओं को जोड़ रहे हैं जो कि जिनको दलों ने फांसी पे डाल दिया है, और उन नेताओं के बदौलत आपको कैसे ये? अच्छा देखिए, भाई साहब ने सवाल किया है कि जन स्वराज में आप उन नेताओं को जोड़ रहे हैं जो हाशिए पर है, तो क्या आपकी समझ से देवेंद्र बाबू हाशिए पर पड़े हुए नेता हैं? और आगे बढ़कर बोल रहे हैं, बिल्कुल, अगर सही आदमी, ईमानदार आदमी किसी दल में हाशिए पर डाल दिया गया है क्योंकि वो माफिया नहीं है, क्योंकि वो चाटुकार नहीं है,
क्योंकि वो किसी व्यक्ति का झंडा लेकर नहीं, विचार का झंडा लेकर चलना चाहता है। वैसे पड़े हाशिए पर पड़े हुए सारे नेताओं को चुनाव में लाना चाहते हैं, क्यों नहीं लाएंगे? अगर उस ये आपका पैमाना है कि ये सही है, मेरा पैमाना नहीं है। वो मैं बहुत बड़ा नेता पहले से व्यक्ति अच्छा व्यक्ति मानता हूँ, लेकिन मेरा मानना काफी नहीं है। हमारी क्या हैसियत है कि हम इनका आकलन करें? लेकिन जब हम इनके इलाके में पैदल चले, मधुबनी से अभी सुपौल तक जब हम पहुंचे हैं, मधुबनी गए, दरभंगा गए, बेगूसराय गए, खगड़िया गए, सहरसा गए, मधेपुरा गए, अभी सुपौल में चल रहे हैं। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां लोग ये न कहें कि भैया एक देवेंद्र बाबू हैं, उनको अगर आप जनसुराज में जोड़िएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। कैसे उसको इग्नोर करें? आपने मुझ पर बोला है, इसलिए हमको बोलना जरूरी है। नहीं, जनरल आपने जनरल बोला है। एक बात मैं आपको बता दूं, अब हमारे जैसे बहुत लोग हैं देख रहे हैं जो हाशिए पर है। क्यों? हम जमीन बेचकर किसी का जागीर नहीं बना सकते। हम झोपड़ी में रहना पसंद करेंगे, किसी के महल में गुलामी करना पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए यही कारण है हाशिए पर जाने का। नहीं, ठीक बात इन्होंने कहा कि भाई अगर कोई चोर है और उस दल का मुख्य नेता है, अब उसको ले कि उस ईमानदार व्यक्ति को ले जो कि सो कॉल्ड हाशिए पर है। आप बताइए, आप बिहार के नागरिक होने के नाते क्या चाहेंगे? जिस दल में कोई चोर है और वो मुख्य नेता है, वो उसको ले, उसकी ताकत उसकी समझ है कि उस दल का जो ईमानदार व्यक्ति है, जो संघर्ष करने को तैयार है, बाहर बैठने को तैयार है, लेकिन चोरी नहीं कर रहा, उसको लिया। एक बात और आपको याद दिलाते हैं, क्यों हाशिए पे उसका कारण मालूम था? 1977 में जननायक कर्पूरी ठाकुर महान समाजवादी नेता के लिए 3 महीने में विधानसभा का इस्तीफा दे दिया। जो नेता बहुत बड़ा बने हुए हैं वो हमसे 1 घंटे का सीनियर है। 77 में एमएलए हुआ था और ये बने थे सारण से, नाम कहने की जरूरत है, मंडी में प्रमुख। और मैं उसमें कर्पूरी जी के लिए 3 महीने के अंदर इस्तीफा इसलिए दिया कि हमको समाजवादी कार्यक्रम चलाना था। ये तो कहे कहाँ से मिल गए प्रसाद जी, जो मेरा दिल का समझिए जन स्वराज मिल गया। ये समग्र राजनीतिक मंच है, आगे होगा, अभी तो अभियान है। और दूसरा हमारा अपराध यही है, मैं अपने अपराध को गिनाने को हाशिया पर क्यों गया? मैं 1996 में भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री था ऑन फूड एंड सिविल सप्लाई। मैंने 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए चावल चलाया, बिहार में प्रचार नहीं होने दिया, जबकि हमारा मुख्यमंत्री था। पते न लगने दिया कि कानून प्रोजेक्ट को कैबिनेट से पास कौन कराया। देवगौड़ा जी उसमें प्रधानमंत्री थे। जब नहीं लगने दिया, इसके बाद हमने कहा मुलायम सिंह समाजवादी है, इसको प्रधानमंत्री का चांस आया है, सभी कम्युनिस्ट लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इंदिरा गुप्ता जी हमारे होम मिनिस्टर थे, हम फूड मिनिस्टर थे, और मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री थे उस समय चेयरमैन। तो उन्होंने कहा कि ये आप नेता है कि हम नेता है, बोल देते हैं बात। क्यों हाशिए की बात आप बोले हैं? तो हम तो बर्दाश्त नहीं करते हैं, सच को बोलना पड़ेगा, सच को सच की तरह बोलना पड़ेगा। ये हिटलर ने कहा था ट्रूथ इज द ओनली लॉ, झूठ की खेती करने वाला सच की बात करेगा, हाशिए पर सच्चा आदमी को डाल देगा। ये हिटलर भी किया करना था झूठ की खेती, लिख दिया प्लेट में ट्रूथ इज द ओनली लॉ। ये लोग वही लोग हैं। मैं इसलिए कहता हूँ, मुझे 1 साल के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर से हटाया गया, तब भी हम साथ रहे, क्योंकि हमको समाज का फर्क था, हम छोड़े नहीं पाती। हमको हटाया गया तो मुलायम सिंह का नाम क्यों लेते हो? समाजवादी प्रधानमंत्री हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? इतने बड़े महान नेता हैं, आज तक नहीं बने, अब तो जेले उले का यात्रा है, तो हम क्या करें? हम निकल गए हैं ना, पीछे में हटेंगे। इनका जो जनाधार है ना, जो निश्चित जनाधार है वो अनिश्चित नहीं होता। इस बात को स्वराज के प्रति देवेंद्र बाबू, आप लालू जी के साथ रहे, आप बिल्कुल रहे, हम लगातार समझौता प्रशांत जी के साथ आ गए हैं। प्रशांत जी के अभियान के साथ है। प्रशांत जी जहाँ जाएंगे वहाँ साथ देखिएगा, वहाँ साथ दीजिएगा, यहाँ से जाइएगा नहीं, इस अभियान में जुड़े रहिए। आप एक बात समझ लीजिए, मेरे स्वाभिमान पर जब मुझको अपमान मिलता है 10 लाख मार करके कुछ दूर हो जाते हैं। हम लोग स्वाभिमानी लोग बहुत कम लोग होंगे, बिहार में है कुछ लोग, हमारा 74 वाला एक तो कोल्ड स्टोरेज में नाम नहीं लेंगे, वहीं पर रह गया बेचारा, दर्द में है, परेशान, काउंसिल का मेंबर बन गया, नाम करने की जरूरत नहीं है। वो हमारा दोस्त है, 77 में वो भी हरनाथ मिस्त्री को हराया था एमएलए में, हम भी हराए थे, फुलपरास से मिले हुए थे। तो बहुत लोग वहाँ पर
डिक्शन में जीत रहा है। द्वंद्व है, द्वंद्व वाला की उम्र भी घट जाएगा। हमारा उम्र तो व्यायाम करते हैं 1.5 घंटा, इसलिए हमारा जब भी प्रोग्राम होता है 10 बजे के बाद। तो हम अभी इन लोगों का पूरा इंतजाम करते ही हम और दल सलाद का झंडा उधर होगा।